हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीटी बायोलॉजी। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है दैट इज मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यस, मेंडल थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बराबर, मेंडल का जो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और हमने इससे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस को समझा है। यस, उस डायहाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद अब हम इस मेंडल के थर्ड लॉ को दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को आसानी से समझ पाएंगे। यस, तो चलो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। यस, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो देखो, द लॉ स्टेट दैट व्हेन हाइब्रिड possessing two or more, when hybrid possessing two or more pairs of contrasting factors या allele forms gamete, the factors in each pair segregate independently of the other pair। मतलब देखो, ये बात यहां पर तो नहीं समझ में आएंगी क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड है। यस, बात समझ में कब आएंगी? डायहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड। तो अपन डायहाइब्रिड का एग्जांपल लेते हैं। तो डायहाइब्रिड मतलब कैसा? दैट इज एक ये वाला। यस, ये डायहाइब्रिड है ना, क्योंकि ये किस कॉम्बिनेशन से बना है? ये कॉम्बिनेशन कैसा आया? YYRR। यस, जो कि इधर से गमेट कौन सा आया? कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। यस, तो कौन से गमेट की फ्यूजन से बना? स्मॉल y स्मॉल r। यस, इन दो गमेट की फ्यूजन से ये हाइब्रिड बना। यस, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। बराबर, ये हाइब्रिड बना और ये हाइब्रिड है दैट इज कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। यस, ये है डायहाइब्रिड। यस, तो वो इसके बारे में बात कर रहा है। यस, बराबर, possessing टू और मोर। तो 2 वाला डायहाइब्रिड, 3 वाला ट्राइहाइब्रिड, 4 वाला और भी सो ऑन, पर वो उतना हमको नहीं दिया है। तो चलो अब डायहाइब्रिड कहते कि जब ये डायहाइब्रिड देखो possessing टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर्म्स गमेट, मतलब जब ये ऑर्गेनिज्म, मतलब ये डायहाइब्रिड जब गमेट बनाएगा तो क्या बोलता है? द फैक्टर्स इन ईच पेयर, द फैक्टर्स इन ईच पेयर segregate independently। दैट मीन्स वी अज्यूमिंग दैट कि ये जो ऑर्गेनिज्म है जब गमेट बनाएगा तो हम बोलते हैं कि वो इस तरीके का गमेट बनाना चाहिए। यस, ऑब्वियसली इस तरीके का बनाना चाहिए, वो बनाएगा भी, बट वो इस तरीके का गमेट भी बनाएगा, वो इस तरह का गमेट भी बनाएगा। ये चीज दर्शाती है, ये चीज ही है दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले, मतलब सेपरेट, इंडिपेंडेंटली सेपरेट। असॉर्ट मतलब सेपरेट। बराबर, मतलब उसका बोलने का मतलब ये है कि कैपिटल Y और कैपिटल R ये आपस में लिंक नहीं है, या स्मॉल y और स्मॉल r ये भी आपस में लिंक नहीं है, क्योंकि अगर लिंक होते तो ऑलवेज यही टाइप के गमेट बनने चाहिए, पर वो आपस में लिंक नहीं है। वो कैपिटल Y जो है ये कैपिटल R के साथ भी गमेट में जा सकता है और कैपिटल Y जो है ये स्मॉल r के साथ भी जा सकता है। यही कैपिटल R जो है, यस, कैपिटल R जो है ये बस बराबर, मतलब ये 2 गमेट, या फिर कैपिटल R स्मॉल r, या फिर जो स्मॉल y है वो कैपिटल R के साथ भी जा सकता है। मतलब y और r तो जाएंगे, पर वो दोनों कैपिटल R कैपिटल हो सकते हैं, दोनों स्मॉल हो सकते हैं, या फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव वाली बात भी हो सकती है। दैट इज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये गमेट बने इसलिए तो आपको उस डायहाइब्रिड रेशियो में, डायहाइब्रिड रेशियो आपको फिनोटिपिकली क्या मिला है? 9:3:3:1। यस, ये पार्ट क्या था? दैट इज येलो राउंड, पर ये चीज क्या थी? येलो रिंकल।
ये चीज क्या थी, ग्रीन राउंड, और ये चीज क्या थी, ग्रीन रिंकल ग्रीन। तो ये दो कैरेक्टर तो आपके पेरेंटल कैरेक्टर है, पर ये दो जो नए कैरेक्टर्स आए, कौन सा, येलो रिंकल और ग्रीन राउंड, ये नए हैं ना। तो ये नए क्यों है, क्योंकि ये दो गैमेट बने, इसलिए ये हमने डिटेलिंग भी देखी थी, बराबर। तो यही चीज है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब ये आपस में ये आपस में क्या बोलता है, लिंक्ड नहीं है। यस, अभी क्रोमोसोम कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको लिंक्ड जीन वाली बात भी आने वाली है, पर अगेन मेंडल बाबू ने जो बोला है अबाउट असॉर्टमेंट, वो बोलता है कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर आपस में बंधे हुए नहीं है, या स्मॉल वाई और स्मॉल आर आपस में बंधे नहीं है, इसलिए कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है गमेट बनने के लिए, और स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, वही स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, और इसके साथ भी जा सकता है। दैट इज अ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये चीज है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसीलिए आपको जो रेशियो मिला है वो 9:3:3:1 मिला है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं हुई होती, सोचो ना, अगर इस ऑर्गेनिज्म ने सिर्फ यही दो गैमेट अगर बनाए होते, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो आपको अभी भी रेशो 3:1 ही मिला रहता, और जीनोटाइप रेशो आपको 1:2:1 ही मिला होता। पर आपको जीनोटाइप रेशो तो आपने देखा कितना लंबा वाला जीनोटाइप रेशो मिला है, और फिनोटाइप 9:3:3:1 मिला है। यस, क्योंकि ये दो गैमेट बने। अब इसको नए जमाने के हिसाब से इस टाइप के गैमेट को रिकॉम्बिनेंट्स बोलते हैं, जो कि हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी में बात करने वाले हैं, बराबर। तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह ही है, मतलब ट्रू, सिग्निफिकेंट बट नॉट यूनिवर्सल। यस, ट्रू, सिग्निफिकेंट बट नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि मेंडल साहब के केस में जो वाई और आर, मतलब वाई और आर, या फिर ये स्मॉल ये वाले आर, ये दोनों जीन सेम क्रोमोसोम के जीन नहीं है। क्योंकि अगर ये सेम क्रोमोसोम के जीन होते तो वो लिंक्ड है। अभी लिंक जीन क्या होता है ये हम बात करने वाले, बस आ ही रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आ ही रही है अभी सामने, चैप्टर का सेकेंड हाफ, बराबर। तो वहां हमको समझ में आएगा। तो अगर ये दोनों जीन या दोनों फैक्टर, क्योंकि मेंडल के ये फैक्टर है, नए जमाने के हिसाब से जीन है, तो अगर ये दोनों जीन अगर सेम क्रोमोसोम को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क अराइज होता है कि ये पॉसिबिलिटी फिर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो कितने परसेंट में आएगी, और नहीं आएगी तो कितने परसेंट में आएंगी, कौन से पॉसिबिलिटी में परसेंटेज बढ़ सकते हैं इन रिकॉम्बिनेंट्स के, इस पे हम लोग बात आगे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगेन ये लॉ मेंडल इसलिए बच गया था इस केस में, क्योंकि वाई और आर ये सेम क्रोमोसोम के जीन नहीं है इन द केस ऑफ पी, इसलिए मेंडल बच गया यहां पे। यस, और असॉर्टमेंट वाला लॉ बन गया। तो असॉर्टमेंट वाला लॉ सही है, सिग्निफिकेंट है, बट यूनिवर्सल नहीं है, ऑलवेज ऐसा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर वो दो जीन सेम क्रोमोसोम, मतलब अगर लिंक्ड जीन है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि कितने ये जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो कितने बनेंगे, या बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब बात अराइज हो सकती है। यस, यस और नो। तो दैट इज मेंडल थर्ड लॉ, जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग दैट इज टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और उसके बाद जो टर्म्स दी हुई है उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, बाय बाय।